बिहार के बेतिया और समस्तीपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गईं। बेतिया में तो नदियों का पानी किनारों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे शहर की सड़कें बिल्कुल तालाब जैसी बन गई। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पानी में डूबी सड़क पर नाव चलाते नजर आए। यानी जिस सड़क को लोग आराम से पैदल ही पार किया करते थे, उसे नाव से पार करना पड़ा। इसके अलावा कई लोग घुटनों से ऊपर तक पानी में डूबकर सड़क पार करते दिखे। वहां हुई तेज बारिश ने बेतिया के कई इलाकों में नुकसान पहुंचाया। बारिश के बाद आए सैलाब में कई रास्ते टूट गए और लोगों के मकानों और दुकानों में पानी भर गया। जितने भी मोहल्ले हैं लगभग सभी मोहल्लों में हालात एक जैसे हैं और लोग के घरों में भी पानी घुस गया। भारी बारिश की वजह से बेतिया के गौनाहा इलाके में एसएसबी के जवानों की एक गाड़ी भी फंस गई। उस गाड़ी को 3 ट्रैक्टरों की मदद से निकाला गया। बेतिया के अलावा समस्तीपुर में भी बारिश के बाद कई रास्ते पानी में डूबे नजर आए। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले कुछ दिनों तक बिहार के कई जिलों में इसी तरह भारी बारिश हो सकती है। यानी उन जिलों में रहने वाले लोगों को अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पटना समेत बिहार के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और बारिश के साथ कई इलाकों में बिजली भी गिर सकती है, जो कि मुसीबत की वजह बन सकती है। बारिश के साथ तेज आंधी चलने का अनुमान भी मौसम विभाग की तरफ से जताया गया। साथ ही मौसम विभाग ने गोपालगंज, बक्सर और दरभंगा समेत बिहार के 38 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया, जिसका मतलब है कि उन इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। और ऐसे हालात बिहार के कुछ इलाकों में बन चुके हैं। वहां के कैमूर से सामने आई तस्वीरों में भारी बारिश के बाद दुर्गावती नदी उफान पर बहती नजर आई। नदी के रौद्र रूप को देखकर लोग सहम गए। नदी के सैलाब में कैमूर को बक्सर से जोड़ने वाला रास्ता भी पूरी तरह बह गया। इतना पानी आ गया कि अब इसमें आना जाना तो बंदे हो जाएगा। पश्चिम चंपारण के बगहा में भी बारिश ने इसी तरह की तबाही मचाई। वहां भी गंडक और मनोर नदी का पानी किनारों को तोड़ता हुआ रिहायशी इलाकों में घुस गया। रास्ते पूरी तरह पानी में डूब गए। लोगों के मकानों में भी पानी घुस गया। जब लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा तो वो छाते लेकर अपने घरों से बाहर निकल गए। घुटनों से ऊपर तक पानी में डूबकर लोग घंटों अपने घरों के बाहर खड़े होकर बारिश बंद होने का इंतजार करते रहे, ताकि बारिश बंद होने पर वो अपने घरों के अंदर घुसे पानी को बाहर निकाल सकें। भारी बारिश के बाद कुछ ऐसे ही हालात बिहार के गोपालगंज में नजर आए, जहां हुई तेज बारिश के बाद कई सड़कें पानी में डूब गईं। बताया गया कि पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से वहां के सरकारी अस्पताल के अंदर भी पानी घुस गया। हालांकि इलाके के किसानों ने मौसम के इस बदले रुख पर खुशी जताई। खेत लबालब भर गए हैं, बहुत खुशी की बात है। गोपालगंज की तरह छपरा में भी सड़कों पर भरे पानी की वजह से लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ा। वहां शहर की ज्यादातर सड़कें पानी में डूबी नजर आईं। गाड़ियां भी कछुए की चाल से रेंगती दिखी। बाजार में गाड़ियों का जैम न लगे, इसलिए एक पुलिस वाला ट्रैफिक को संभालने के लिए नंगे पैर ही पानी में उतर गया। वहीं बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा में तेज बारिश के बाद नदी के किनारे लगा एक बिजली का खंभा गिर गया, जिसकी वजह से आसपास के एक बड़े इलाके में बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। बिजली का खंभा नदी के किनारे पर नहीं बल्कि नदी से सैकड़ों मीटर दूर था, लेकिन मनोर नदी में पानी बढ़ने के बाद नदी रिहायशी इलाके के करीब पहुंच गई और फिर वो खंभा पानी के बीचों बीच दिखने लगा। थोड़ी देर में 33 किलोवाट बिजली का ये खंभा नदी में गिर गया, जिसका वीडियो कुछ लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने बीच सड़क पर एक दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दी। ये पूरी घटना सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें वो कार पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ती नजर आई कि तभी दूसरी कार अचानक से उसके एकदम सामने आ गई और फिर वो उस कार को टक्कर मारती हुई रास्ते के बीच मौजूद डिवाइडर से जा भिड़ी। इस बीच वहां से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार भी उस कार की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। हादसे के तुरंत बाद कुछ लोग उस गाड़ी की तरफ दौड़े, जिन्हें देख कार में बैठा आदमी शायद डर गया और वो अपनी कार के साथ वहां से भागने लगा। वो कुछ दूर बढ़ा ही था कि उसकी कार बीच सड़क पर अचानक चक्कर खाकर रुक गई। इसके बाद उसने गाड़ी को किनारे लगाया और नीचे उतरा कि तभी उसका पीछा कर रहे लोग वहां पहुंचे और उसे पकड़कर बुरी तरह से मारने पीटने लगे। इस घटना की वजह से रास्ते पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। यूरोप के देश हंगरी में सरकार के समलैंगिकों से जुड़ा एक बिल लाने पर संग्राम छिड़ गया। इस बिल के तहत स्कूलों या मीडिया में यानी सार्वजनिक तौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों से समलैंगिकता के बारे में बात करना या उसे बढ़ावा देना अपराध होगा, जिस पर लोग ऐसे भड़के कि उन्होंने राजधानी बुडापेस्ट में हंगरी की संसद पर धावा बोल दिया।
बिल को रद्द करवाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त नारेबाजी की। एक प्रदर्शनकारी तो बिल्कुल सज धजकर समलैंगिकता के प्रतीक बन चुके रंग बिरंगे झंडे को लहराती नजर आई। वहीं एक लड़की तो दूसरी लड़की के कंधों पर चढ़कर समलैंगिकों के अधिकारों का समर्थन करती दिखी। बिल पर लोगों में गुस्सा इतना था कि 150 नहीं बल्कि हजारों की भीड़ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसा जनसैलाब की दूर दूर तक बस लोग ही लोग नजर आए। असल में हंगरी की सत्ताधारी रूढ़िवादी पार्टी का दावा है कि वो ये बिल बच्चों के यौन शोषण से निपटने के लिए लाई है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बच्चों की सुरक्षा की आड़ में सरकार समलैंगिकों का हक मारने की फिराक में है। मध्य प्रदेश के रतलाम से डराने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां जमीन विवाद में दो सगे भाई ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। बताया गया कि पिछले काफी समय से जमीन के एक टुकड़े के लिए दोनों के बीच विवाद चल रहा था, जो अब मारपीट में बदल गया। दोनों भाई अपने अपने परिवार के लोगों के साथ बीच सड़क पर उतरे और एक दूसरे पर डंडों से हमला कर दिया। दोनों तरफ से इस कदर डंडे बरस रहे थे कि उसे देख किसी का भी कलेजा कांप जाए। जमीन के लिए अपने ही अपनों की खून के प्यासे बन गए और नतीजा ये हुआ कि इस खूनी झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें बाद में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिवार से होकर जमीन है प्लाट बस सिल्वर पर बात को कब्जा करने की बात को लेकर दोनों पार्टियां मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के मथुरा से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर वार करते दिखाई दिए। सामने आई एक तस्वीर में साफ दिखा कि कुछ लोग एक आदमी को उसके घर से खींचकर बाहर लाए और फिर उसे डंडों से पीटने लगे। इस बीच उस आदमी की पत्नी उसे बचाने के लिए बाहर निकली, लेकिन उसे भी दो लड़कियों ने डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पांव लौट गई। इस मारपीट में बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ महिलाएं भी नजर आईं। हंगामा बढ़ा तो आसपास के कई लोग वहां जमा हो गए, लेकिन काफी देर तक कोई भी बीच बचाव करने के लिए आगे नहीं आया। परिवार के 6-7 सदस्य थे, उन्होंने लाठी डंडों के साथ हमारे ऊपर प्रहार कर दिया। खबर है कि बाद में एक पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई। मध्य प्रदेश के रीवा से चौंकाने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक आवारा बैल का एक 3 मंजिला मकान में घुस गया। हैरानी की बात तो ये रही कि बैल के आने की भनक घर के लोगों को जरा भी नहीं लगी, और जब पता चला तब तक वो तीसरी मंजिल पर बने कमरे तक पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर वो बड़े आराम से बिस्तर पर बैठ गया। उसने बिस्तर को तो खराब किया ही, वहां रखे कपड़े भी गंदे कर दिए। वो मेरे कपड़े नया सूट उट सब हमारा रखा था। पहले घर के लोगों ने उसे नीचे भगाने की काफी कोशिश की, आजा। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसे नीचे उतारने के लिए लोगों को बुलाया गया। फिर उसके गले में रस्सी बांधकर सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतारा गया। ऐसे नीचे खींचते रहना नीचे। हाँ। इस काम में सभी को 4 घंटे का वक्त लग गया। बैल घुस गया घर में, सीढ़ी के रास्ते से ऊपर आ गया था, फिर रस्सी से उसके गले में बांध के जैसे तैसे उसको फिर नीचे खींचा गया। बैल के वहां से बाहर निकलने के बाद घर के लोगों की जान में जान आई। अमेरिका के कैलिफोर्निया और यूटा में जंगलों में लगी आग की वजह से कई घर तबाह हो गए, जबकि बड़ी तादाद में लोगों को इलाका खाली करना पड़ा। बताया गया कि गर्म मौसम और तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से बढ़ गई और उसने जल्दी ही बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। कैलिफोर्निया में तो आग रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी। हालात और न बिगड़े इसके लिए दमकल कर्मी भी जी जान से जुट गए। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और विमान की मदद भी ली गई। सामने आई तस्वीरों में एक चिनूक हेलीकॉप्टर आग के ऊपर पानी की बौछार करता दिखा। आग को आगे फैलने से रोका जा सके, इसके लिए जंगल के ऊपर केमिकल भी गिराया गया। हालांकि दमकल कर्मियों की इस कोशिश के बावजूद आग नहीं बुझाई जा सकी। आग की वजह से कई रास्ते बंद हो गए और लोग बाहर ही फंस गए। The big issue right now is the access. I mean, we cannot go to Palm Desert. इसी तरह यूटा में भी आग की वजह से लोग इलाका खाली करने को मजबूर हो गए। वहां भी गर्म हवाओं की वजह से आग तेजी से फैली और उसने जंगल के काफी बड़े इलाके को जला डाला। लोकसभा में पशुपति कुमार पारस के एलजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद अब पार्टी पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई है। एक तरफ पशुपति कुमार पारस पार्टी के सभी अहम पदों को अपने हाथ लेने की कोशिश में हैं, तो दूसरी तरफ अलग थलग पड़े चिराग पासवान अपने हाथ से फिसल रही गद्दी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत के बाद सियासी जंग चरम पर है। पार्टी के बागी नेताओं ने चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया, तो चिराग पासवान ने बागी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी साफ है कि लोक जनशक्ति पार्टी में शह और मात का खेल चल रहा है। फिलहाल चाचा पशुपतिनाथ पारस का
पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन चिराग पासवान भी इतनी आसानी से हथियार डालते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी का नमूना है बीती रात की ये तस्वीर, जिसमें पटना के एलजेपी दफ्तर में चिराग पासवान की जगह अध्यक्ष के नाम पर पशुपति कुमार पारस के नाम की पट्टी टंग गई। दफ्तर के बाहर भले ही अभी भी चिराग की तस्वीर वाली होर्डिंग जस की तस है, लेकिन बिना किसी चुनाव या प्रक्रिया को अपनाए अध्यक्ष के नए नाम वाले बोर्ड के बदलाव की नई जंग की चाप तेज हो गई। इसकी आहट सुबह होते ही साफ साफ तब सुनाई पड़ने लगी जब एलजेपी के कुछ कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। बताया गया कि दिल्ली से आए एक फोन कॉल के बाद हर किसी के लिए पार्टी दफ्तर के गेट बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि चिराग पासवान के प्रति निष्ठा दिखाने वाले प्रदेश एलजेपी के प्रवक्ता को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। अगर कोई कहता है कि बेटा को विरासत में दे दिया गया है तो चिराग पासवान जी तो अपना ताकत का एहसास करा दिए। जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, बिहार में सत्ताधीन पार्टी थी और उनको 70 सीटों से 42 सीटों पर ला करके छोड़ दिया, तो एक ताकत है, उनके साथ वोटर खड़ा है। यानी पार्टी पर कब्जे की लड़ाई अब और तेज होती जा रही है। चिराग पासवान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से तो हटा ही दिया गया है, अब चाचा पशुपति कुमार पारस की और ज्यादा महत्वाकांक्षाएं जागने लगी हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या चिराग इतनी आसानी से हथियार डाल देंगे? कहा यह जा रहा है कि वो न केवल अपने समर्थकों के साथ बैठकें कर रहे हैं, बल्कि कानूनी सलाह मशवरा भी ले रहे हैं। एक दिन पहले संसदीय दल के नेता के पद पर पारस का कब्जा हो गया। अगले दिन चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने का भी फरमान आ गया। एलजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से आज हटाया जाता है। कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया। कार्यकारिणी ने दूसरा फैसला लिया कि सूरजभान सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी को, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति ने आज चुना और उन्हीं को चुनाव पदाधिकारी बनाया गया। अब सारी निगाहें भतीजे चिराग और चाचा पारस के हर कदम पर टिक गईं। फिलहाल दिल्ली में चिराग के घर दिन भर बैठकों का दौर चला। बताया गया कि चिराग गुट की कार्य समिति की बैठक में 5 सांसदों को पार्टी से बाहर कर दिया गया। इस बीच चिराग ने पूरे मामले में पहली बार चुप्पी तोड़ी और एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में चिराग ने पापा की बनाई पार्टी को मां के समान बताया और पार्टी से धोखे को गलत कहा। इस ट्वीट के साथ चिराग ने पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद चाचा पारस को 29 मार्च को लिखा एक पुराना पत्र जारी किया। इस चिट्ठी में चिराग ने चाचा रामचंद्र पासवान के निधन के बाद पारस में आए बदलाव का जिक्र किया था। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया था कि रामविलास पासवान की 13वीं के लिए भी 25 लाख रुपए उनकी मां को ही देने पड़े, जिससे उन्हें दुख पहुंचा। दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस ने भी अगली रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। दिल्ली में पारस के साथ पार्टी के सांसदों और नेताओं की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। बताया गया कि पशुपति कुमार पारस कल यानी बुधवार को पटना जाएंगे। पटना में अगले 5 दिनों के अंदर पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला हो सकता है। इस पद पर अब पशुपति कुमार पारस की नजर है। साफ है, संसदीय दल पर कब्जे के बाद अब पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है। इसी मकसद के साथ पारस ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद चुनाव आयोग से भी मुलाकात के संकेत दे दिए। इससे एक दिन पहले स्पीकर ओम बिरला ने पारस को लोकसभा में नेता बनाए जाने की इजाजत दे दी थी। 6 सांसदों वाली पार्टी के 5 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से ऐसी ही मांग की थी। इस पूरे विवाद में चिराग ने 2 दिनों तक चुप्पी साधे रखी। हालांकि उनके करीबी लगातार इस बगावत के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जिम्मेदार ठहराते दिखे, लेकिन पार्टी में अकेले पड़े चिराग की इस हालत के लिए जेडीयू उन्हें ही दोषी ठहराती दिखी। चिराग पासवान की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और उनकी जो कार्य पद्धति है, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में, सांसदों में रोष था और उसी का नतीजा है कि श्री पारस नेता बने। हम किसी पार्टी में स्प्लिट करने के ना तो पक्षधर हैं और ना हमारी इच्छा है। दलों में स्वाभाविक तौर पर अपने नेतृत्व से नाराजगी है, उसका इलाज हमारे पास। हालांकि इन सारे सियासी घटनाक्रम में एक पार्टी ऐसी भी है जिसके मन में लड्डू फूटने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को लगता है कि एलजेपी में लगी सियासी आग बिहार महागठबंधन को और मजबूत कर सकती है। पशुपति कुमार पारस हो या चंदन हो, ये इनका अपना कुछ वजूद नहीं है। जो है सो रामविलास पासवान के ही चलते था। तो अब चिराग किस ढंग से एक्ट करते हैं, और हमको लगता है कि चिराग के सामने कोई इसके अलावा विकल्प नहीं है कि वो महागठबंधन में के साथ जुड़े। कहावत है, घर में लगी आग घर के चिराग से। तो क्या एलजेपी के कुनबे में मचे घमासान की असली वजह चिराग पासवान है? वैसे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से एनडीए से अलग राह पकड़कर चिराग पासवान चले थे,
उसने नीतीश कुमार की पार्टी को कम से कम 36 सीटों का नुकसान दिया और यही कारण रहा कि नीतीश कुमार की पार्टी 50 से भी कम सीटों पर सिमट गए। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान इस पूरी लड़ाई में अलग थलग पड़ जाएंगे। मुंबई के करीब महाराष्ट्र के ठाणे में मानसून के दौरान किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने एक मॉक ड्रिल की। भारी बारिश के दौरान मुंबई के कई स्टेशनों में पानी भर जाता है, जिससे ट्रेनें रास्ते में ही फंस जाती हैं। ऐसे में रेलवे ने एनडीआरएफ की तरह अपनी खास टीम तैयार की। आरपीएफ डिजास्टर मैनेजमेंट नाम की इस टीम ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन भी किया। इसके लिए एक झील में मॉक ड्रिल की गई। मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सेंट्रल रेलवे आरपीएफ की तरफ से डिजास्टर टीम का गठन किया गया है। वहां से सामने आई तस्वीरों में ये जवान एक नाव पर सवार होकर पानी के बीच में फंसे लोगों की तरफ बढ़ते दिखे। जल्द ही नाव उनके पास पहुंच गई और सभी लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया गया। जिन लोगों ने पानी में छलांग लगाई थी उन्हें बचाने का भी अभ्यास किया गया। इस दौरान लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए जरूरी निर्देश भी दिए गए। बताया गया कि कई बार एनडीआरएफ को आने में काफी देर हो जाती है। ऐसे में ये टीम मुसीबत में फंसे लोगों की फौरन मदद कर पाएगी ताकि उन्हें बिना वक्त गंवाए सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसके लिए आरपीएफ की कुल 6 टीमें बनाई गई हैं। आरपीएफ की ऐसी हर टीम में 15 जवान शामिल हैं, जिनमें 5 महिलाएं भी हैं। इन्हें मुंबई के 5 स्टेशनों के आसपास तैनात किया जाएगा। ये वो स्टेशन हैं जहां पानी भरने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। शुरुआत में इन टीमों को सीएसएमटी, माटुंगा, कुर्ला, ठाणे और बदलापुर में तैनात किया जाएगा। बाद में कुछ टीमों की तैनाती पश्चिम रेलवे के विरार सेक्शन में भी की जाएगी, क्योंकि वहां भी हर मानसून में पानी भरने का खतरा रहता है। श्रीलंका दौरे पर जाने से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी क्वारंटीन हो गए। श्रीलंका दौरे पर रवाना होने से पहले टीम इंडिया मुंबई में क्वारंटीन हो गई। अब सभी खिलाड़ी 28 जून तक सख्त कोरोना नियमों का पालन करेंगे और इस दौरान उनकी 6 बार कोरोना जांच भी की जाएगी। दिल्ली और एनसीआर में मानसून पहुंचने में अभी 1 हफ्ते का और वक्त लगेगा। हालांकि 2-3 दिनों में आंधी के साथ थोड़ी बारिश होगी। इससे पहले मौसम विभाग ने 15 जून तक राजधानी में मानसून आने का अनुमान जताया था। 6 से 7 दिनों का या उससे भी थोड़ा डिले हमारे पास हो सकता है। मुंबई के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कुछ होर्डिंग लगाई, जिस पर सियासत गर्मा गई। एक दिन पहले ही मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने वैक्सीनेशन सेंटरों पर राजनीतिक पार्टियों के बैनर और पोस्टर लगाने पर रोक लगा दी थी। शिवसेना ने अपना होर्डिंग बैनर लगाया है, यानी जो सत्ताधारी शिवसेना है उसने ही बीएमसी के आदेश कर खुलकर धज्जियां उड़ाई हैं। इस मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया और शिवसेना की इन होर्डिंग पर सवाल खड़े कर दिए। क्या महाराष्ट्र के अंदर में कानून, सुव्यवस्था, नियम ये सत्ताधारियों के लिए नहीं है? दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के गुरुद्वारे में कोरोना वैक्सीन के लिए कैंप लगाया गया। इस कैंप में बड़ी संख्या में लोग कोरोना का टीका लगवाने के लिए पहुंचे। सुबह से लाइनें लगी हुई हैं, कई लोग लगवा के जा चुके हैं। हरियाणा के करनाल से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां 2 सांपों के बीच हुई लड़ाई से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सांपों के बीच छिड़ी इस जंग का वहां मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और उनके बनाए एक वीडियो में वो दोनों सांप एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते नजर आए। वो कभी लिपट कर तो कभी आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे पर दमदार वार करते दिखाई दिए। दोनों को देख ऐसा लगा मानो वो हार मानने को तैयार नहीं थे। एक सांप जहां जाता, दूसरा भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता। इस बीच इलाके के लोगों से मिली जानकारी के बाद सांप पकड़ने वाले भी वहां पहुंच गए और फिर गोबर से बने उपलों में छिपे उन सांपों को खोजने की कवायद शुरू हुई। काफी मेहनत के बाद उन्हें पकड़ भी लिया गया, लेकिन वहां से 2 नहीं बल्कि 3 सांप मिले। इनमें 2 नर हैं और एक मादा है। 2 नरों की लड़ाई चलती है एक मादा के लिए, क्योंकि इनका प्रजनन का मौसम होता है, मिलन का मौसम होता है। इन सांपों के पकड़े जाने के बाद वहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के कानपुर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं। वहां नगर निगम की बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी के कुछ पार्षदों ने हैंडपंप के साथ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने पानी की समस्या का मुद्दा उठाया और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखने के लिए कंधों पर हैंडपंप उठाकर सदन में घुस गए। इस मंजर को देखकर सदन में बैठे बाकी पार्षद भी हैरान रह गए। कई पार्षद तो अपनी जगह से उठकर इस अनोखे प्रदर्शन को देखने लगे। इसके बाद हंगामा कर रहे पार्षदों ने हैंडपंप को सदन के फर्श पर रख दिया और पानी की समस्या को दूर करने की मांग करने लगे। इसी बीच कुछ और पार्षद उनके समर्थन में आ गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के पार्षदों का इस तरह सदन में घुसकर हंगामा करना महापौर को पसंद नहीं आया। पानी की समस्या के अलावा नगर निगम की बैठक में कुछ और मुद्दों पर भी हंगामा हुआ।
बीएसपी और अकाली दल के बीच पंजाब चुनाव के लिए हुए सीट बंटवारे पर नवनीत सिंह बिट्टू का एक बयान बवाल की वजह बन गया। उनके इस बयान के बाद बीएसपी और अकाली दल ही नहीं बल्कि वो बीजेपी के भी निशाने पर आ गए और आरोप लगा कि बिट्टू ने यह बयान देकर बहुजन समाज पार्टी पर जातिगत टिप्पणी की है। अकाली दल ने पंजाब के अनुसूचित जाति आयोग के सामने सांसद रवनीत बिट्टू की शिकायत की और उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज करने की मांग की। वहीं कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर इस मुद्दे पर कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि रवनीत सिंह बिट्टू का बयान कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता को सामने लाने वाला है और इसे समाज के एक बड़े वर्ग का अपमान बताया। पवित्र सीटां जिहड़ियां ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ सीटां जिहड़ियां ਉਹ बीएसपी ਨੂੰ देतियां। मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका में सड़कें बनाने के ठेके देने में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए राष्ट्रपति के दफ्तर तक में छापा पड़ गया। जांच एजेंसियों ने कुल 57 जगह रेड की और करीब 30 लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए। आरोप है कि कोस्टारिका में सरकारी अधिकारियों ने मोटी घूस लेकर कुछ गिनी चुनी निजी कंपनियों को सड़कें बनाने के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, जिसकी तह तक पहुंचने के लिए राजधानी सैन होजे में जांच एजेंसियों ने कई अधिकारियों के घरों पर रेड की। एक तस्वीर में जांच एजेंसियों की टीम एक मकान के गेट पर ताबड़तोड़ वार करती दिखी। ऐसा नहीं था कि घर में कोई था नहीं, उसके अंदर महिलाएं मौजूद थीं, जो गेट खोलने के बजाय पुलिस से कार्रवाई रोकने की अपील करती रहीं। भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ के लिए जांच एजेंसियों के साथ पुलिस कई नामी गिरामी लोगों के घर पहुंची। सरकारी दफ्तर तक उसकी जांच से नहीं बच पाए। सामने आई एक तस्वीर में जांच टीम सबूतों की तलाश में दफ्तर का हर कोना छानती दिखी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में सैकड़ों लोग इमरान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। इन लोगों ने नौकरी की मांग करते हुए सरकार का जुलूस निकाला और सरकार के नए जॉब रेगुलाइजेशन एक्ट का विरोध किया। इस प्रदर्शन के समय एक तरफ भारी संख्या में नौजवान थे तो दूसरी तरफ महिलाएं, छात्राएं भी बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरी और इमरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो इमरान खान का मुजफ्फराबाद में विरोध हुआ, लोगों ने यहां पर नारेबाजी भी की। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में सैकड़ों लोग इमरान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। आप देखिए दो तस्वीरें और बड़ी तादाद में महिलाएं उतरी। इमरान खान हाय हाय के नारे लगाए गए, इनके हाथों में बैनर भी थे। दरअसल ये लोग नौकरी की मांग कर रहे थे और इन्होंने सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला। सरकार के नए जॉब रेगुलाइजेशन एक्ट का भी विरोध किया। नौकरी देने की मांग ये लोग कर रहे हैं। एक तरफ महिलाएं हैं तो दूसरी तरफ पुरुष हैं। ये काफ़ी संख्या में मौजूद थे। नौजवान भी इसमें शामिल थे जिसमें इन्होंने इमरान सरकार की नीतियों का विरोध किया। ये असेंबली मेंबरान आपकी हुकूमत में बैठे हुए ये वजीर, ये मशीर, इन्होंने अपने भांजों भतीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चमचों को भर्ती करते हुए आखिरी दिनों में एक ऐसा काला कानून लाया कि रियासत भर के पढ़े लिखे और काबिल नौजवानों के हकूक पर डाका डाला। बिहार के समस्तीपुर में तेज हवाओं के साथ उठे बवंडर को देखकर एक इलाके के लोग घबरा गए। लोगों में अफरा तफरी इसलिए भी मची क्योंकि समस्तीपुर के इसी इलाके में मौसम ने अचानक करवट ली। दूसरी जगहों पर हवा चलने तक की बात भी सामने नहीं आई। लेकिन जब इस इलाके में मौसम बदला तब पहले तो लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, क्योंकि तब तक वहां तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए थे। लेकिन जब बवंडर उठा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये तूफान जे चीज मिलते उड़ा देते ओकरा। बवंडर भी ऐसा कि जो कुछ भी उसकी चपेट में आया उससे वो अपने साथ ले गया। आसमान की तरफ देखने पर वो चीजें हवा में उड़ती दिखाई दी। घर उड़ा दिया पूरा। ऐसे हालात में लोगों के पास इस बवंडर से हो रही तबाही को देखने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। बताया गया कि इस बवंडर में कई मकानों को काफी नुकसान भी पहुंचा। राजस्थान में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चल रही सियासी खींचतान रोज नए मोड़ ले रही है। एक तरफ सचिन पायलट गहलोत पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं, दूसरी तरफ गहलोत भी रोज नई नई चालें चलकर अपना रास्ता साफ करने की कोशिश में हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर नया दांव चला है। ये दांव सचिन पायलट को बैकफुट पर लाने वाला माना जा रहा है।
क्योंकि इस बार गहलोत ने खुद को पूरी तरह से पर्दे के पीछे रखकर चाल चली है और दो तरफा रणनीति बनाई है। एक तरफ सचिन पायलट के साथ चल रही सियासी खींचतान के बीच खुद को लंबे समय के लिए क्वारंटीन कर लिया, दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान के सामने पायलट को कमज़ोर दिखाने के लिए बीएसपी से आए विधायकों को मैदान में उतार दिया है। राजस्थान में तापमान 35 डिग्री के पार है, लेकिन मौसम का ये असर सियासी पर्यावरण पर पड़ता नहीं दिख रहा है। इसकी वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जून का महीना होने के बावजूद हर तरह की राजनीतिक गहमा गहमी के बीच सुकून ढूंढ लिया है। अब वो 60 दिनों तक क्वारंटीन रहेंगे, लेकिन गहलोत के क्वारंटीन में सिर्फ उनके अपने स्वास्थ्य की नहीं बल्कि राजस्थान सरकार की सेहत मजबूत करने की भी दवा छिपी है। गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट की बगावत पार्ट 2 के विवाद से आप वाकिफ हैं। अब इस विवाद की सबसे नई कहानी। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए सभी 6 विधायक अशोक गहलोत के समर्थन में उतर आए हैं। इन विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान से कहा है कि असली और नकली में पहचान करें। जब सरकार संकट में थी तब किसने साथ दिया और किसने धोखा दिया। बीएसपी से आए विधायकों ने कहा है कि गहलोत सरकार हमारी बदौलत बची है। सरकार में हिस्सेदारी उनकी बनती है जिन्होंने सरकार बचाई है। सरकार को हमने बचाया और हमने तो मर्ज कर दिया। आज निर्दलीय का और हमारा भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो फील्ड वर्कर नहीं है, जो ग्रास रूट के आदमी नहीं है, जो पैराशूट से उतरे हैं, उनके हाथ में सत्ता है और संगठन है, इसलिए निश्चित तौर से इन पे विचार होना चाहिए। सचिन पायलट जी ने किसी से भी समय नहीं मांगा है। अजय माकन जी से उनकी जरूर मुलाकात हुई थी। माकन साहब ने बुलाया था, उनकी बातचीत हुई, सारी चीज़ हुई। अन्य आलाकमान से न सोनिया गांधी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से कोई समय नहीं मांगा गया है। राजस्थान में न तो पायलट की बगावत नहीं है और न ही सरकार बचाने के लिए गहलोत के दाव। बीएसपी विधायकों को अपने साथ दिखाने का संदेश ये है कि गहलोत सियासी संकट से सेफ हैं। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए विधायकों ने भी सचिन पायलट के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। पायलट को नकली और खुद को असली बताकर पार्टी आलाकमान तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि वो बागियों पर नहीं अपनों पर ध्यान दे। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले विधायकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब भी गहलोत का बड़ा दांव हो सकता है, जिससे पार्टी आलाकमान तक एक संदेश पहुंचाया जा सके कि सिर्फ पार्टी के पुराने नेता ही नहीं, सरकार को बचाने वाले बीएसपी छोड़कर आने वाले विधायक भी सचिन पायलट से खफा है। बीएसपी विधायकों को आगे करके मुख्यमंत्री गहलोत ने पायलट पर जो हमला किया है उससे ठीक पहले खुद को क्वारंटीन किया है। उसके असली मायने समझिए। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले 2 महीने तक क्वारंटीन रहेंगे, यानी वो व्यक्तिगत मुलाकात नहीं करेंगे। आलाकमान व्यक्तिगत मुलाकातों के लिए ही बुलाता है, लिहाजा विवाद सुलझाने वाली कमेटी से भी मिलना संभव नहीं। क्वारंटीन है तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं करेंगे, यानी सचिन पायलट को सरकार में जगह नहीं देंगे। हम 19 लोग हैं, हम 19 लोगों में से कम हो गए, ज्यादा हो गए, समय बताएगा कौन कम हुआ है कौन ज्यादा हुआ है। जब चीजें चलती है तो एक तरफ की कैंची नहीं चलती, दोनों तरफ कैंचियां चलती है, तो उस समय बताएगा कौन किसके साथ खड़ा है। राजस्थान की जनता का प्यार, राजस्थान में सचिन पायलट जी का जनाधार, वो ना मुकेश बाकेट जुटला सकता, ना राकेश पारिक जुटला सकता, ना कोई तीसरा आदमी जुटला सकता। हालांकि गहलोत के क्वारंटीन का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो सियासी तौर पर एक्टिव नहीं है। राजनीतिक कलह के बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने 33 नगर पालिका परिषद और निगमों के 196 पार्षद मनोनीत किए हैं, यानी क्वारंटीन में रहकर गहलोत सरकार और संगठन में अपने खेमे को मजबूत कर रहे हैं। वहीं पायलट और उनके समर्थक दरकिनार हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस विधायक सचिन पायलट के बीच विवाद के मौजूदा हालात में गहलोत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पिछली बगावत में पायलट डिप्टी सीएम का पद और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का पद गंवा चुके हैं, और पिछली बार पायलट का साथ देने वाले कुछ विधायक भी इस बार सचिन पायलट को छोड़कर गहलोत का दामन थाम चुके हैं। गहलोत इस बार बेफिक्र दिखाई दे रहे हैं। 60 दिन के लिए खुद को क्वारंटीन करने का मतलब है कि इस दरमियान न तो वो व्यक्तिगत मुलाकातें करेंगे, न ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। यानी इसका मतलब साफ है कि गहलोत सत्ता और संगठन में अभी जो मजबूत पकड़ है, इसको आगे इसी तरह बनाए रखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां ट्रक से सीमेंट उतारने की मजदूरों के लिए 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई।
मजदूरी के लिए। बताया गया कि ये घटना 12 जून की है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। सीमेंट उतारने की मजदूरी के झगड़े में जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर डंडों से हमला करते दिखाई दिए। इस बीच दो आदमी लड़ते लड़ते जमीन पर गिर गए, लेकिन फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। कुछ महिलाएं भी वहां नजर आईं जो इस मारपीट को खत्म कराने में जुटी रहीं, लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार गई। डंडों और लात मुक्कों से जब लड़ाई कर रहे लोगों का मन भर गया, तब वो पथराव पर उतर आए। इस पत्थरबाजी से बचने के लिए दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से दूर चले गए, लेकिन मकानों की आड़ लेकर उन्होंने पत्थर बरसाना जारी रखा। लड़ाई खत्म होने के बाद दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंच गए। इसमें दोनों पक्षों पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। बताया गया कि इस मारपीट में कई लोगों को चोटें आईं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और ये विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई की घटना पर ट्वीट किया। उसे सांप्रदायिकता से जोड़ते हुए समाज के लिए शर्मनाक बताया। जवाब में योगी आदित्यनाथ ने उन पर समाज में जहर फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही ट्विटर पर यह भी लिखा कि राहुल गांधी सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां टाटानगर रेलवे स्टेशन पर 4 साल की एक बच्ची ट्रेन से उतरने के दौरान पटरी पर जा गई। जिस ट्रेन से वो बच्ची नीचे गिरी, वो नीलांचल एक्सप्रेस उस स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकती। और वो 5 मिनट उस समय चंद सेकंड में बदल गए जब उस बच्ची की जान पर बनाई। सामने आए वीडियो में भी साफ दिखा कि ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म पर उतरते वक्त उस बच्ची का संतुलन बिगड़ा और वो रेल की पटरी पर गिर गई। बच्ची के गिरते ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेलवे पुलिस के 2 जवान फौरन हरकत में आए और उस बच्ची को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला। लोकसभा में एलजेपी के संसदीय दल के नेता चुने गए पशुपति कुमार पारस आज दोपहर पटना जाएंगे। वो करीब 3:30 बजे इंडिगो के विमान से पटना पहुंचेंगे। उनके साथ एलजेपी के सांसद और कई नेता पटना पहुंचेंगे। खबर है कि 17 जून को पटना में एलजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में वो शामिल होंगे। इस बैठक में पार्टी से जुड़े कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है। राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में हुए घोटाले के मामले पर सियासी पारा चढ़ने लगा। इस मामले में कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। आरोप है कि मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट ने जमीन के सौदे में करोड़ों का घोटाला किया, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए प्रदर्शन किया। कानपुर में पार्टी कार्यकर्ता काले झंडे और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे, जिनके जरिए उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। यही नहीं, इन लोगों ने एक मंदिर में भगवान राम के नाम प्रार्थना पाती भी सौंपी। इन लोगों ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए भगवान राम की आरती भी उतारी। देश की श्रद्धा का अपमान है, जनमानस का अपमान है। इसकी जांच कराएं और दोषी लोगों को जेल भेजें। एक दिन पहले इस मामले में लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल महिलाएं पुलिस से भिड़ गई थीं। और अगले दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करना जारी रखा और राम मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट और राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की मांग है कि जमीन खरीद के मामले की जल्द से जल्द जांच की जाए। इस बीच ऐसे लोग सामने आए हैं जो राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन से जुड़े हैं। और इन लोगों के मुताबिक तो जमीन के सौदे में कोई घोटाला हुआ ही नहीं। नूर आलम और जावेद आलम वो लोग हैं जिन्होंने 2017 में पहली बार जमीन बेची। इन लोगों के मुताबिक मंदिर के ट्रस्ट ने कम दाम में जमीन ली। घोटाला हुआ, आपको लगता है ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ सर जी। इसकी जमीन की कीमत और भी थी, उन्होंने जो कम में खरीदा है। यही नहीं, एग्रीमेंट के समय गवाह बनने वाले अयोध्या के मेयर ने भी विपक्ष के आरोपों को नकार दिया। वो केवल देश को गुमराह करना चाहते थे, अराजकता फैलाना चाहते थे। इस बीच मंदिर बनाने के लिए बने ट्रस्ट की ओर से फिर से ये साफ कर दिया गया कि जमीन के सौदे में कोई घोटाला नहीं हुआ। आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। लेकिन विपक्ष अपने आरोपों से टस से मस होता नजर नहीं आ रहा, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से खुद इस मामले की जानकारी ली। जिसके बाद अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ को इससे जुड़े सारे दस्तावेज दिखाए और इन दस्तावेजों को देखकर मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट को क्लीन चिट दे दी और यह साफ कर दिया कि राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में कोई घोटाला नहीं हुआ। इस बीच खबर है कि गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मामले की जानकारी मांगी। पता चला है कि आरएसएस ने भी ऐसा ही किया और मंदिर के ट्रस्ट से आरोपों के बारे में पूछा, जिसके बाद ट्रस्ट की ओर से दस्तावेजों और तथ्यों के साथ उन्हें रिपोर्ट भेजी गई। इस बीच 2017 में जमीन की रजिस्ट्री करने वाले नूर आलम ने बताया कि उन्होंने 2 करोड़ में यह जमीन बेची थी,
जिसके बाद एक और शख्स ने जमीन खरीदी और तीसरी बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ सौदा हुआ। नूर आलम के हिसाब से इस समय जमीन का मार्केट रेट 25 से 30 करोड़ है। ट्रस्ट ने इसे करीब 18 करोड़ में खरीदा है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि केवल 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन का सौदा 18 करोड़ से ज्यादा में कर दिया गया, क्योंकि इसे पहले एक साधु ने 2 करोड़ में खरीदा और फिर 10 मिनट के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उसी जमीन का सौदा 18 करोड़ से ज्यादा में किया। ट्रैक्टर लेकर बड़ी संख्या में किसान यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के कुछ किसान एमएसपी पर गेहूं नहीं खरीदे जाने से परेशान होकर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए। उन्होंने वहां टोल प्लाजा को जैम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के समझाने पर वो पीछे हट गए। इनका कहना है कि इनका गेहूं जो है वो बिक नहीं रहा है, तौला नहीं जा रहा है प्रशासन की तरफ से। किसानों के ट्रैक्टरों पर भारतीय किसान यूनियन के झंडे नजर आए। उन्होंने प्रशासन से इस परेशानी को जल्द दूर करने की मांग की। हमारे गेहूं 2 महीने से सेंटर पे पड़े हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। भारत सरकार ने हज यात्रा के लिए सभी आवेदन रद्द कर दिए, क्योंकि सऊदी अरब सरकार ने इस बार भी विदेशियों को हज करने की इजाजत नहीं दी। इस साल कोरोना संकट की वजह से सिर्फ सऊदी अरब में रह रहे लोगों को ही हज करने का मौका मिलेगा। यूपी में बीजेपी अपने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को दर्जा प्राप्त मंत्री बना सकती है। बताया गया कि राज्य में कई निगमों में करीब 100 पद खाली हैं। मुंबई पुलिस ने गोवंडी इलाके में छापा मारा और वहां से 12 लाख की ड्रग्स की खेप बरामद की। साथ ही ड्रग्स की तस्करी के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दिन भर चली हलचल के बाद शाम के वक्त लोक जनशक्ति पार्टी का सियासी ड्रामा चरम पर पहुंच गया। पशुपति कुमार पारस के गुट ने चिराग पासवान को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया, तो चिराग पासवान ने भी 5 सांसदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। हालांकि तब तक पशुपति कुमार पारस गुट के फैसले से चिराग पासवान के समर्थक गुस्से में भर गए और पटना में पार्टी के दफ्तर पर पहुंचकर उन्होंने जमकर हंगामा किया। सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को देखते हुए पार्टी दफ्तर का गेट बंद कर दिया, जिसे गुस्साए लोगों ने जबरन खुलवा दिया। गेट के अंदर पहुंचते ही चिराग के समर्थकों ने हंगामा तेज कर दिया। थोड़ी देर बाद सभी लोग बाहर आए और चिराग पासवान से अलग होकर गुट बनाने वाले नेताओं की तस्वीरों पर कालिक पोतने का काम शुरू किया गया। पशुपति पारस मुर्दाबाद, 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 चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहले पशुपति कुमार पारस, फिर प्रिंस राज, उसके बाद वीणा देवी और आखिर में महबूब अली कैसर की तस्वीर पर कालिक पोती गई। और पार्टी दफ्तर के बाहर चिराग पासवान के समर्थकों ने बहुत देर तक हंगामा किया। इन नेताओं की तस्वीरों पर कालिक पोतने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि पार्टी दफ्तर के बाहर लगी होर्डिंग को भी उन लोगों ने निशाना बनाया। एक आदमी दीवार पर चढ़ा और वहां लगी होर्डिंग में भी पशुपति कुमार पारस के गुट के नेताओं की तस्वीरों पर कालिक पोती गई। इसके बाद दोबारा चिराग के समर्थक पार्टी दफ्तर के अंदर घुसे। इस बार उन्होंने चिराग पासवान और रामविलास पासवान के समर्थन में नारेबाजी की। चिराग पासवान के समर्थकों ने पार्टी में पड़ी फूट के लिए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। सब नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। हम लोग चिराग जी के साथ मरते दम तक बने रहेंगे। एक दिन पहले ही चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना गया था और दूसरे दिन उनके गुट ने चिराग पासवान को बड़ा झटका दे दिया। पशुपति कुमार पारस गुट की जो बैठक हुई, उसमें चिराग पासवान को पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह सूरजभान सिंह को लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस फैसले के तुरंत बाद चिराग पासवान ने भी पार्टी की कार्य समिति की बैठक बुलाई और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस समेत 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया और 5 सांसदों को पार्टी से निकाले जाने की जानकारी उन्होंने चुनाव आयोग को भी दी। इस पूरे सियासी घमासान के बीच चिराग पासवान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक चिट्ठी भी शेयर की, जो उन्होंने इसी साल मार्च में अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति कुमार पारस ने चिराग से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि पशुपति कुमार पारस के गुट ने दावा किया कि चिराग पासवान ने पार्टी के नेताओं से किसी भी तरह का संवाद नहीं किया था। कोविड का काल था, महामारी का काल था, बिहार में हाहाकार 2 साल से मचा हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में सोया हुआ है। वहीं चिराग पासवान के गुट ने पशुपति पारस के गुट पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। क्या धोखा दिया गया चिराग पासवान को? बाकी बात धोखा ही कहेंगे। पार्टी में मचे घमासान पर एक दिन पहले चिराग पासवान ने अपने चाचा से मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी।
पहलवान सागर हत्याकांड में अब पुलिस ने एक नए एंगल से जांच तेज कर दी है। मामला यूक्रेन की एक महिला से जुड़ा है और पुलिस अब सागर और सुशील के बीच पैदा हुई दुश्मनी की वजह इस महिला को मानकर जांच कर रही है, ताकि इस केस से जल्द पर्दा उठाया जा सके। सागर पहलवान हत्याकांड में नया ट्विस्ट आ गया है। अखाड़े की विवाद की वजह से शुरू हुई इस लड़ाई में यूक्रेन की एक महिला की एंट्री हो गई है। नया सुराग आने के बाद जांच में जुटी दिल्ली पुलिस अब इस विदेशी महिला की तलाश में जुट गई है। पुलिस ये जानना चाहती है कि क्या सुशील और सागर के बीच जानी दुश्मनी इस विदेशी महिला की वजह से थी। ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान सुशील कुमार, उभरता हुआ पहलवान सागर धनखड़ और एक यूक्रेन की महिला। क्या सागर पहलवान हत्याकांड की अब तक जो वजह समझी या बताई जा रही थी, बात कुछ उससे ज्यादा है? धीरे धीरे इस पूरे मामले में जो कुछ सामने आ रहा है वो बेहद फिल्मी पटकथा की तरह नजर आने लगा है। सागर हत्याकांड की वजह मॉडल टाउन के एक फ्लैट को बताया जा रहा था, लेकिन इस पूरे हत्याकांड का चश्मदीद होने का दावा करने वाले सागर के दोस्त सोनू महाल ने न्यूज 18 से बातचीत में इससे इनकार किया था। जो उसकी पत्नी का फ्लैट था वो था डी ब्लॉक में, ठीक है। तो 1 महीना हो गया था वहाँ से खाली करे जी। हाँ, तो ये अंदर पता नहीं क्या वो अपने अंदर पाल रखी थी, इसने गलत फहमी कुछ थी। तो हम तो एम ब्लॉक में थे फ्लैट, तो उसका खाली कर रखा था। कोई ऐसा मोटिव ही नहीं था कि ये हमारे साथ झगड़ा कर देगा। हम तो फ्री बैठे थे अपने सारी चीजों से। सोनू महाल के इस दावे के बाद जांच से जुड़ी दिल्ली पुलिस की टीम ने जब और ज्यादा गहराई से तहकीकात की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक मॉडल टाउन में किराए के मकान से सागर धनखड़ के अपहरण से कुछ दिन पहले वहां सुशील कुमार का एक करीबी अजय गया था। ये वही अजय कुमार है जिसे सागर हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में सुशील के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि यूक्रेन की ये महिला सुशील की गैर मौजूदगी में उसके फ्लैट पर आती थी। हत्याकांड के कुछ दिन पहले जब अजय उस फ्लैट में गया था तो उस दिन सागर और सोनू महाल वहां नहीं थे। कमरे में यूक्रेन की महिला की फोटो रखी थी। अजय ने उस फोटो के साथ सेल्फी ले ली और वो वहां से चला गया। पुलिस को जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक यूक्रेन की महिला सोनू महल की दोस्त थी। हत्याकांड वाली रात सोनू महल और सागर के साथ सुशील और अजय की बहस भी हुई थी। पुलिस को शक है कि अजय ने ही सुशील को सागर पहलवान और सोनू महल के खिलाफ भड़काया था। इसकी वजह अजय और सोनू महाल के बीच का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जब सोनू महाल को पता चला कि अजय ने उसकी महिला दोस्त के फोटो के साथ सेल्फी ली है तो वो आपा खो बैठा। सोनू ने अजय को फोन पर बहुत गालियां दी और सुशील को भी बुरा भला कहा। तभी से दोनों गुटों के बीच दुश्मनी हो गई और पहलवान सुशील कुमार ने इस अपमान का बदला लेने की ठान ली। उसके बाद जब मौका मिला तो सागर के साथ ही मौके पर मौजूद सोनू महाल पर भी हमले हुए। पुलिस की जांच में हत्याकांड के दिन जानलेवा हमले की एक वजह इसे भी माना जा रहा है। इस मामले के तह तक पहुंचने के लिए पुलिस को अब यूक्रेन की महिला की तलाश है, जो अभी विदेश में बताई जा रही है। लेकिन अभी तक के जांच के आधार पर पुलिस इस हत्याकांड की मुख्य वजह सागर और सुशील के बीच जूनियर पहलवानों को लेकर अखाड़े की विवाद को ही मान रही है। बहरहाल वजह जो भी है, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।